हेलो मेरे सभी नादान परिंदों, आइए आज हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ चैप्टर की समरी लेक्चर को देखते हैं। यानी आज हम समरी वे में पूरे चैप्टर को रिवाइज करेंगे। सो लेट्स बिगिन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जिसके अंदर हम सबसे पहले फैमिली प्लानिंग आरसीएच प्रोग्राम की बात करेंगे, फिर हम ओवर पॉपुलेशन यानी पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड प्रॉब्लम स्ट्रैटेजीज रिलेटेड टू ओवर पॉपुलेशन को डिस्कस करेंगे, फिर हम कॉन्ट्रासेप्शन की बात करेंगे, उसके बाद हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, एमटीपी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इनफर्टिलिटी सभी को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक बातें लिखी गई हैं कि अगर रिप्रोडक्शन की सिंपल भाषा हम बात करें रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, तो वो है एक नॉर्मल फंक्शंस के साथ नॉर्मल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमसे कहा है कि फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल ऑल एस्पेक्ट्स में जब एक इंसान रिप्रोडक्शन वाइज हेल्दी है, तभी हम कहेंगे कि उसकी रिप्रोडक्टिव हेल्थ ओके है। और एक रिप्रोडक्टिविकली हेल्दी सोसाइटी वो है जिसमें सभी इंडिविजुअल्स रिप्रोडक्टिविकली हेल्दी होंगे। हमने ये बात की। नाउ इंडिया इज अमंग्स द फर्स्ट, वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज जिन्होंने 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को स्टार्ट किया था। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन बाद में इसे करंटली एवरी डिकेड, हर 10 साल में रिव्यू करते थे, पर बाद में इसी का एक इम्प्रूव्ड प्रोग्राम चालू किया गया, विच इज RCH यानी रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। ये फुल फॉर्म आपको आना चाहिए। अब RCH के अंडर में क्या क्या आता है देखो। एक तो टीचर्स, पेरेंट्स, रिलेटिव्स, क्लोज रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, इनका रोल है लाइफ में। ऑडियो विजुअल्स, देन प्रिंट मीडिया यानी न्यूज़पेपर, मैगजीन्स, देन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस, इनका रोल है। और इसके अंदर सभी कुछ आएगा। सभी कुछ मतलब आइए अपन देख लेते हैं। सिर्फ फैमिली प्लानिंग नहीं, सब कुछ। तो यहां पर ऑडियो विजुअल, प्रिंट मीडिया, गवर्नमेंट, नॉन गवर्नमेंट, सभी एजेंसीज का रोल है। पेरेंट्स, क्लोज रिलेटिव, टीचर, फ्रेंड। अब इसके अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहले अगर अडोलेसेंट लेवल की हम बात करें तो अडोलेसेंस हेल्थ के बारे में बात करना, सेक्स एजुकेशन को स्कूल्स में इनकॉर्पोरेट करना ताकि जो मिथ्स हैं, मिसबिलीव्स हैं सेक्स रिलेटेड, वो उससे दूर कर सके हम इन स्टूडेंट्स को। देन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में नॉलेज होना, अडोलेसेंस रिलेटेड चेंजेस के बारे में नॉलेज होना, सेफ एंड हाइजीनिक सेक्सुअल प्रैक्टिसेस के बारे में नॉलेज होना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन स्पेशली एड्स, इन सब के बारे में नॉलेज होना, एजुकेट करना। ये हो गई अडोलेसेंस से रिलेटेड बातें। अब हम जब फर्टाइल एज ग्रुप में आते हैं, यानी जो मैरिजेबल एज ग्रुप में आते हैं, तो उन्हें सबसे पहले बर्थ कंट्रोल ऑप्शन यानी कॉन्ट्रासेप्शन के बारे में बताना, देन प्रेग्नेंट विमेन की केयर के बारे में बताना, डिलीवरी के बाद यानी पोस्टनेटल केयर ऑफ मदर एंड चाइल्ड ऑल्सो, इम्यूनाइजेशन इसके अंदर आ जाएगा, ब्रेस्ट फीडिंग की इंपॉर्टेंस बताना, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर मेल एंड फीमेल चाइल्ड के बारे में एजुकेट करना। ये सब कुछ भी इस प्रोग्राम के अंडर आता है। इसके बाद अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण जो प्रॉब्लम्स होंगी, जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, सोशल इवल्स जैसे सेक्स अब्यूज, सेक्स क्राइम्स, रेप्स एक्सेट्रा के बारे में उन्हें नॉलेज देना। इसके अलावा मेडिकली असिस्टेड डिलीवरीज करवाना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, अबॉर्शन, कॉन्ट्रासेप्शन, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, इनफर्टिलिटी, प्रेगनेंसी से रिलेटेड, डिलीवरी से रिलेटेड, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंडर आती है। इवन मीनोपॉजल प्रॉब्लम्स भी आती है। और इस प्रोग्राम को अगर सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करना है तो हमें स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग प्रोफेशनल्स, मेडिकल प्रोफेशनल्स चाहिए, और उनसे रिलेटेड जितनी भी मटेरियल सपोर्ट है वो सब कुछ ऑफ कोर्स हमें चाहिए। नाउ इसके अलावा सबसे एक और बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो है स्टैच्यूटरी बैन ऑन एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस आप जानते हैं, फीटस के चारों तरफ एमनियॉन है या एमनियोटिक फ्लूइड है। 14 to 16 या 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी में किया जाता है, और इसमें एमनियोटिक फ्लूइड को बाहर निकालते हैं, और साथ में उसमें फीटल सेल्स एंड डिसॉल्व्ड सब्सटेंसेस जो हैं उसे एनालाइज किया जाता है इन द एमनियोटिक फ्लूइड। इसके थ्रू हम जेनेटिक डिजीजेस पता कर सकते हैं, SDH यानी सिकल सेल एनीमिया, डाउन सिंड्रोम, थैलेसीमिया जैसे डिसऑर्डर्स। लेकिन क्योंकि आप इसमें सेल्स चेक कर रहे हैं, तो आप 44+XX है या XY है यानी सेक्स डिटरमाइन भी कर सकते हैं। और सेक्स डिटर्मिनेशन के बाद में अगर फीमेल फीटस है तो उसकी अबॉर्शन यानी फीमेल फीटिसाइड बहुत इंक्रीज होता है। उसे लीगली चेक करने के लिए, रोकने के लिए इस पर
स्टैचुरी बैन है, सिचुएशनल बैन है। इसके अलावा इस आरसीएच प्रोग्राम के अंदर माइल्ड मतलब मैसिव चाइल्ड इम्यूनाइजेशन को भी इंक्लूड किया जाता है। नाउ इसके अलावा इसके अंदर रिसर्च भी आती है। रिसर्च जैसे फीमेल्स के लिए एक नॉन स्टेरॉइडल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल है सहेली, डेवलप बाय सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ। इट इज एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, फीमेल्स के लिए लखनऊ में बनाई गई है। हम सहेली के बारे में भी थोड़ी देर में और डिटेल्स भी करेंगे कैसे ये शानदार है। तो सेक्स रिलेटेड मैटर्स के लिए बेटर पोस्टनेटल केयर करना, सेक्स रिलेटेड मैटर्स के बारे में बताना, कॉन्ट्रासेप्शन यूज कराना, मदर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी केयर करना, पोस्टनेटल केयर करना, इसके कारण से मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेटा डिक्रीज हो गई है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी डिक्रीज हो गई है और ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट डिक्रीज हो गई है और नंबर ऑफ कपल्स विद स्मॉल फैमिलीज भी इंक्रीज हो जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस इन्फेक्शंस फटाफट से क्योर हो जाए, आइडेंटिफाई हो जाए, टैकल हो जाए, बेटर मेडिकल फैसिलिटीज हो जाए। अगर ये सब कुछ होगा तो हम कहेंगे कि सोसाइटी इंप्रूव्ड हो गई है रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। अगर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रिड्यूस हो जाए, स्मॉल फैमिलीज के कपल इंक्रीज हो जाए, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस का बेटर प्रिवेंशन एंड क्योर हो जाए, इंक्रीज मेडिकल फैसिलिटीज हो जाए, देन वी विल से दैट सोसाइटी इज रिप्रोडक्टिवली हेल्दी। तो सबसे पहले पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं। एक बहुत सिंपल सी अगर हम टेबल बनाएं और हम वर्ल्ड लेवल पर और इंडिया लेवल पर बात करें तो 1900 में वर्ल्ड की पॉपुलेशन 2 बिलियन यानी 2000 मिलियन थी और 2000 में यानी 100 इयर्स में ये 6 बिलियन हो गई और 2011 में ये 7.2 बिलियन हो गई। जबकि इंडिया की अगर हम बात करें तो 1947 में जब हमें आजादी मिली थी तो अराउंड 350 मिलियन हमारी पॉपुलेशन थी, जो नियरली 1 बिलियन हो गई 2000 में और अब 1.2 बिलियन को क्रॉस कर चुकी है मात्र 11 साल में और यानी 2011 में। तो ये डेटा हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। इसके बाद में अगर हम पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो इंडिया की अगर हम बात करें इंडिया की तो 2011 में 1.7% थी और 2001 में और 2011 में लेस देन 2% हो गई है। ये अब एनसीईआरटी का न्यू डेटा है। लेस देन 2% का मतलब है कि एवरी ईयर हर 1000 पर नियरली 20 न्यू पीपल आर एडेड। तो ये चीजें, ये सारी बातें हमें डेफिनेटली आना चाहिए। तो आई थिंक ये सारा कुछ हमने आ गया है। अब इतना रैपिड इंक्रीज क्यों हो रही है पॉपुलेशन, उसके मेन 4 रीजंस। एक, ओवरऑल मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है यानी डेथ रेट, एमएमआर कम हो रहा है यानी आफ्टर डिलीवरी जो मदर्स की डेथ होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कम हो रही है यानी 1 ईयर तक के बच्चों की जो डेथ होती है, और इंक्रीज हो रहे हैं नंबर ऑफ पीपल इन रिप्रोड्यूसिबल एज ग्रुप। और इन सब कारणों से हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन इंक्रीज हो, राइट? ये वाली बात भी हमने ऑलरेडी कर ली। नाउ अब हम आ जाते हैं कि अगर इस तरह की अलार्मिंग रूप से ग्रोथ बढ़ती गई पॉपुलेशन की तो स्केर्सिटी हो जाएगी, बेसिक रिक्वायरमेंट रोटी कपड़ा और मकान, और इसके कारण से बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी और क्राइम वो सब कुछ बढ़ जाएगा। तो व्हाट आर द स्टेप्स टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम? हमने 4 स्टेप्स मेन पढ़े थे। सबसे पहले हमें मोटिवेट करना है स्मॉल फैमिलीज को। कैसे मोटिवेट करेंगे? एडवर्टाइजमेंट्स देकर, हम दो हमारे दो बच्चा एक ही अच्छा, इस तरीके के एडवर्टाइजमेंट से मोटिवेट कर। दूसरा, राइजिंग द एज ऑफ मैरिज 18 फॉर गर्ल्स एंड 21 फॉर बॉयज। नंबर 3, इंसेंटिव्स देना ऐसे कपल्स को जिनकी स्मॉल फैमिलीज हैं, ये मेन है। एंड कॉन्ट्रासेप्शन, ऑफ कोर्स कॉन्ट्रासेप्शन। तो दीज आर द मेन मेथड्स, राइट? सो नॉलेज देना, इंसेंटिव्स देना, फैमिली प्लानिंग के बारे में बताना, एंड मैरिज की एज 18 फॉर फीमेल्स एंड 21 फॉर मेल्स इंक्रीज। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रासेप्शन पर। कॉन्ट्रासेप्शन मतलब वो सभी मेथड्स जिनसे हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज को प्रिवेंट करते हैं। एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव कैसा होना चाहिए? हमने ट्रिक से पढ़ा था, अगर आपको याद हो, AEIOURC। ए मतलब अवेलेबल होना चाहिए, ई मतलब इफेक्टिव होना चाहिए,
देन आई मतलब शुड नॉट इंटरफेयर विद द सेक्सुअल ड्राइव, ओ मतलब जीरो या नो साइड इफेक्ट्स, देन यू मतलब यूजर फ्रेंडली इजीली यूज हो जाए, आर मतलब रिवर्सिबल होना चाहिए, और सी मतलब चीप होना चाहिए, यहां नहीं लिखा है सस्ता होना चाहिए। अब आइए चलिए हम मेथड्स के बारे में बात करते हैं, टेम्पररी मेथड, परमानेंट मेथड, और टेम्पररी के अंदर नेचुरल मेथड्स एंड आर्टिफिशियल मेथड, राइट। तो ये हम ऑलरेडी ट्रिक के थ्रू क्लास में याद कर चुके हैं। चलिए अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टेम्पररी मेथड्स की। टेम्पररी में नेचुरल मेथड्स, नेचुरल मेथड्स जो है इनके साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि हम अलग से कोई टैबलेट या डिवाइस कुछ यूज नहीं कर रहे हैं, बट इनकी हाई फेलियर रेट होता है, फेलियर रेट के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसमें फर्स्ट मेथड है रिदम कैलेंडर या पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। इसमें यहां पर हम 10th से 17th डे जब ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड है, ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड, उस समय पर अवॉइड कॉइटस, उस समय पर अवॉइड कॉइटस। इससे क्या होगा, इससे जब कॉइटस ही नहीं होगा तो इंसेमिनेशन नहीं हो रहा उस समय पर, और फर्टिलाइजेशन का कोई चांस ही नहीं। या दूसरा तरीका है, अगर कॉइटस हुआ भी है तो पेनिस इज विड्रॉन फ्रॉम द वेजाइना जस्ट बिफोर इजैक्यूलेशन, यानी कॉइटस को इंटरप्ट कर दें, पेनिस को विड्रॉ कर लें, ये भी प्रिवेंट करेगा इंसेमिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। और तीसरा तरीका है लैक्टेशनल एमेनोरिया, यानी एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग जब लेडी करती है तो उसकी बॉडी में प्रोलैक्टिन हाई होता है, और ये प्रोलैक्टिन जो है ये गोनाडोट्रोपिन्स यानी एफएसएच-एलएच को सप्रेस करता है, और इस कारण से ओव्यूलेशन नहीं होगा, इस कारण से फॉलिकल डेवलपमेंट नहीं होगा, ईस्ट्रोजन नहीं बढ़ेगा, प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ेगा, एंडोमेट्रियम मोटी नहीं होगी, पीरियड्स नहीं आएंगे, यानी नो मेंस्ट्रुएशन, नो ओव्यूलेशन। पर ये मेथड ओनली मैक्सिमम 6 मंथ्स आफ्टर डिलीवरी वैलिड है, और वो भी जब एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग है तभी इतना प्रोलैक्टिन रिलीज हो। तो ये तीनों नेचुरल मेथड्स जो हैं इसकी बात हमने ऑलरेडी रिवाइज कर, राइट, ये सब हमने देखा। अब हम आ जाते हैं आर्टिफिशियल मेथड्स में। सबसे पहले बैरियर मेथड। बैरियर का मतलब ये, यहां पर ओवम और स्पर्म को हम मिलने ही नहीं देंगे, बैरियर लगा देंगे। मेल्स के अंदर कॉन्डोम्स हैं और फीमेल्स के अंदर कॉन्डोम, सर्वाइकल कैप, डायफ्राम्स एंड वॉल्ट्स हैं। कॉन्डोम्स थिन रबर या लैटेक्स के बने हुए हैं, मेल्स में पेनिस के ऊपर पहनेंगे, फीमेल्स में वजाइना एंड सर्विक्स को कवर करेंगे जस्ट बिफोर कॉइटस। ये डिस्पोजेबल हैं, कॉन्डोम्स आर डिस्पोजेबल यानी वन टाइम यूज। मेल कॉन्डोम जो है इंडिया में निरोध एक पॉपुलर कॉन्डोम का ब्रांड है। कॉन्डोम्स ऑल्सो प्रोटेक्ट फ्रॉम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये बेनिफिट डायफ्राम, कैप्स एंड वॉल्ट्स नहीं देते हैं, नहीं देते। सभी सेल्फ इंसर्ट किए जा सकते हैं यानी प्राइवेसी देते। अब ये डायफ्राम्स, कैप्स, वॉल्ट्स भी रबर के बने हैं, इससे सर्विक्स कवर कर लेते हैं। ये रीयूजेबल हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर रीयूजेबल। ये भी एंट्री ही नहीं होने देंगे स्पर्म्स की थ्रू द सर्विक्स, एंड दे आर रीयूजेबल। ये सारे फिजिकल बैरियर्स हैं, एक डिवाइस जो हम यूज कर रहे हैं। इसके अलावा स्पर्म को किल करने वाली स्पर्मिसाइडल क्रीम्स, जेलीज, फॉर्म्स आते हैं जिन्हें इनके साथ यूज करते हैं ताकि कॉन्ट्रासेप्शन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो। तो ये है आर्टिफिशियल बैरियर मेथड। अब हम आ जाते हैं इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। ये मेल कॉन्डोम है जो पेनिस के शेप का होगा, ये फीमेल कॉन्डोम। इस प्रॉपर्टी को अभी हम थोड़ी सी देर में देखते हैं। नाउ ये जो आईयूडीज है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, इसके लिए एक्सपर्टीज चाहिए डॉक्टर और नर्सेस की। ये खुद से सेल्फ इंसर्ट नहीं हो सकते हैं, यूट्रस में प्लांट किए जाएंगे थ्रू द वजाइना। अब इनकी 3 कैटेगरीज हैं। पहले नॉन मेडिकेटेड, जिसमें लिपीज लूप आता है, ये फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स करेंगे यूट्रस। दूसरे कॉपर रिलीजिंग, जिसमें कॉपर टी, कॉपर 7 एंड मल्टी लोड 375 आता है, ये स्पर्म्स की मोटिलिटी एंड फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी को सप्रेस करें। एंड थर्ड हार्मोन रिलीजिंग, जिसमें प्रोजेस्टासर्ड एंड एलएनजी लीवोनॉर्जेस्ट्रल 20 आता है। ये प्रोजेस्ट्रॉन है इसमें, यानी ये सर्वाइकल म्यूकस थिक बनाएंगे, हॉस्टाइल बनाएंगे, स्पर्म्स को क्रॉस नहीं करने देंगे, एंड इम्प्लांटेशन को इनहिबिट करेंगे, यूट्रस को अनसूटेबल बनाएंगे, राइट। सो ये सारा कुछ यहां पर हमने पढ़ लिया है। चल, आईयूसीडीज बहुत बढ़िया होते हैं, वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इन इंडिया है। अगर प्रेगनेंसी डिले करना है या
चिल्ड्रन के बीच में स्पेस करना है, गैप रखना। इसके बाद अब हम आ जाते हैं ओरल। ओरल 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 मतलब मुंह से लेने वाले। ये दो तरह की आती है, एक मिनी पिल जिसमें ओनली प्रोजेस्टेरॉन है और एक कॉम्बिनेशन जिसमें ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का कॉम्बिनेशन। ये फीमेल्स यूज करेंगे। ये जो पिल्स हैं ये स्टेरॉइड्स हैं, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरॉन या ओनली प्रोजेस्टेरॉन। ये पीरियड के विद इन 5 डेज स्टार्ट करेंगे, 21 डेज तक कंटिन्यूअसली लेंगे। इसमें इस दौरान ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हाई है तो एलएच सप्रेस होगा, यानी ओव्यूलेशन प्रिवेंट हो जाएगा। और इस तरह से ये इनका मेन तरीका है टू प्रिवेंट दी प्रेगनेंसी। मेन तरीका यही है। पर इसमें प्रोजेस्टेरॉन भी है, दैट विल ऑल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस ताकि स्पर्म्स की एंट्री ना हो, एंड दैट विल ऑल्सो इनहिबिट द इम्प्लांटेशन। फिर 7 डेज का गैप होगा और फिर पैकेट को रिपीट करेंगे। डेली लेनी रहेगी 21 डेज तक, स्टार्टिंग विद इन फर्स्ट 5 डेज। वी नो नाउ ये जो पिल्स हैं ये काफी इफेक्टिव है और काफी लेस साइड इफेक्ट्स हैं। बट एक नई पिल आई है मार्केट में, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने बनाई है। इसमें कोई हार्मोन नहीं है, कोई स्टेरॉइड नहीं है। इट इज अ नॉन स्टेरॉइडल प्रिपरेशन, हाई कॉन्ट्रासेप्शन है, वंस अ वीक लेनी है, वेरी फ्यू साइड इफेक्ट्स हैं, एंड दैट इज सहेली। इसके अंदर सेंट क्रोमेन या और मिलॉक्सीफेन है। ये एंटी ईस्ट्रोजन है। ये यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर ईस्ट्रोजन रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। या ओव्यूलेशन प्रिवेंट नहीं होगा पर इम्प्लांटेशन को नहीं होने देगी। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। नाउ इसके बाद में हम आते हैं इंजेक्शंस एंड इम्प्लांट्स। इम्प्लांट जो स्किन के अंडर करते हैं, एंड इंजेक्शन ये भी अलोन भी आते हैं, प्रोजेस्टेरॉन वाले या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन वाले फीमेल्स यूज करती हैं। इनके काम करने का तरीका बिल्कुल वही है, सेम, इनहिबिट ओव्यूलेशन, इनहिबिट इम्प्लांटेशन एंड सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाना। बट इनका इफेक्टिव पीरियड लॉन्गर है। इंजेक्शंस एवरी 2 मंथ्स या एवरी 3 मंथ्स लेने होते हैं, जबकि पिल्स एवरी डे लेनी होती है। इम्प्लांट्स 5 इयर्स तक के भी आते हैं, एक बार में लगा लिया 5 इयर्स के लिए, नो टेंशन। इस तरह से 6 सिलिकॉन के ट्यूब्स हैं और इनके अंदर वही प्रोजेस्टेरॉन अलोन और प्रोजेस्टेरॉन ईस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन। ये सब स्टेरॉइडल है, सहेली अलग है, उसके काम करने का तरीका बिल्कुल अलग है। अब इसके बाद आ जाता है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन। बेटा इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्शन में या तो प्रोजेस्टेरॉन अलोन या ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन कॉम्बिनेशन या आईयूडी लगाते हैं, और ये सब कुछ विद इन 72 आवर्स ऑफ अनप्रोटेक्टेड कॉइटस यूज किया जाता है। बेसिकली एक हाई डोज में प्रोजेस्टेरॉन देंगे एलएच को सप्रेस करने के लिए, ताकि ओव्यूलेशन जो है वो सप्रेस हो जाए, प्रिवेंट हो जाए, फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाए। ये इमरजेंसी है, जैसे रेप या कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स अगर हुआ है तो ही यूज करना चाहिए। अगर कोई सेक्सुअली एक्टिव है दे शुड यूज अ रेगुलर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अनवांटेड 72 मॉर्निंग आफ्टर पिल, आई पिल के नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ये सारे टेम्पररी मेथड्स हैं, जब कपल स्टॉप करेगा यूज करना दे कैन गेट प्रेग्नेंट। बट when they want a terminal method, they don't want any more pregnancies, तो सर्जिकल मेथड है जिसे स्टेरिलाइजेशन कहते हैं, who have completed the family। मेल्स के अंदर इसे वास्टेक्टमी बोलते हैं, जहां पर वास डिफरेंस को टाई करके कट करते हैं बाइलेटरली, और फीमेल्स में इसको ट्यूबेक्टमी बोलते हैं, जहां पे फैलोपियन ट्यूब्स को बाइलेटरली टाई एंड कट करते हैं। बेसिकली दोनों ही मेथड में गैमीट्स फॉर्म होंगे, यस, पर गैमीट का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी यहां पर सीमन निकलेगा, बिल्कुल रिलीज होगा, बट उसमें स्पर्म्स नहीं आएंगे, स्पर्म्स नहीं आएंगे। वहां पे मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी क्योंकि ओवरी बिल्कुल नॉर्मल है, हार्मोन्स बनेंगे, एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट होगी, सिक्रीटरी होगी, बट इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो झड़ेगी। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स आएंगे, मेंस्ट्रुएशन आएगा, बट प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी, राइट। सो इसमें एक स्मॉल इंसिजन स्क्रोटम में देंगे मेल्स में, और फीमेल्स में जो इंसिजन है यहाँ तो स्क्रोटम में देंगे, जो इंसिजन कट देंगे, स्मॉल पार्ट को टाई एंड कट करेंगे, और यहाँ पर स्मॉल इंसिजन एब्डोमेन में या थ्रू वेजाइना। ये हाईली इफेक्टिव मेथड्स हैं, हाईली इफेक्टिव, लेकिन रिवर्सिबिलिटी पुअर है, तो इन्हें तभी यूज करते हैं व्हेन द फैमिली इज कंप्लीटेड, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। अब आइए हम एक बात और पढ़ लेते हैं कि ये जो सारा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स है, इनके वाइड स्प्रेड यूज के कारण से काफी सिग्निफिकेंट रोल है अनकंट्रोल्ड पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करना।
लेकिन दे हैव टू बी टेकन आफ्टर स्ट्रिक्ट कंसल्टेशन बाय द डॉक्टर, क्योंकि इनके कुछ थोड़े से साइड इफेक्ट्स, इल इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे जी मिचलाना, नौशिया होना, पेट में दर्द होना, बीच बीच में ब्लीडिंग हो जाना पीरियड्स के, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होना, या इवन ईस्ट्रोजन ज्यादा से ब्रेस्ट कैंसर्स तक हो जाए। सो दिस इज अबाउट कॉन्ट्रासेप्शन। तो हमने आरसीएच पढ़ा, एमनियोसेंटेसिस पढ़ा और कॉन्ट्रासेप्शन। अब हम आ जाते हैं एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। बेटा मेडिकल टर्मिनेशन का मतलब क्या है? मेडिकल टर्मिनेशन का बेसिकली ये मतलब है, पहले हम यहां पर आ जाते हैं कि अपनी मर्जी से वॉलेंट्री, इंटेंशनली बिफोर फुल टर्म प्रेगनेंसी टर्मिनेट कर। पूरे वर्ल्ड में इन अ ईयर 45 से 50 मिलियन एमटीपीज की जाती है, जो टोटल प्रेगनेंसीज का 20% यानी 1/5 है। इंडिया ने 1971 में इसे लीगलाइज्ड किया था विथ सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस। तो इट इज इंटेंशनल या वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। 45 से 50 मिलियन एमटीपीज ऑल ओवर द वर्ल्ड एक साल में की जाती है, जो 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज है। 1971 में इंडियन गवर्नमेंट ने इसे लीगलाइज किया था कुछ स्ट्रिक्ट कंडीशंस के साथ, ताकि हम इलीगल अबॉर्शंस, इलीगल फीमेल फीटिसाइड आफ्टर सेक्स डिटर्मिनेशन को रोक सके। ना वो कंडीशंस क्या क्या हैं, आइए समझते। बेसिकली एमटीपी क्यों कर रहे हैं? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसी, इसीलिए एमटीपी कराई जाती है। क्यों होगी अनवांटेड प्रेगनेंसी? कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स होगा या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड फेल हो गया होगा, तो उस केस में एमटीपीज अलाउड होती हैं, या रेप जैसा कोई केस हो उसमें अलाउड होती हैं, या अगर कंटिन्यूएशन ऑफ प्रेगनेंसी इज अ थ्रेट टू मदर्स हेल्थ और द चाइल्ड। ठीक है, अब ये सारी कंडीशंस में एमटीपी अलाउड होती है। अब एमटीपी जनरली फर्स्ट ट्राइमेस्टर यानी अप टू 12 वीक्स तक सेफ होती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में करवाए जा सकते हैं पर रिस्की होते हैं। सेकेंड ट्राइमेस्टर मतलब मोर देन 12 वीक्स एंड लेस देन 24 वीक्स। अगर अप टू 12 वीक्स है तो वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के कंसेंट पर होती है, पर अगर यहां करनी है तो दो डॉक्टर्स यानी दो आरएमपीज, दो रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स का ओपिनियन चाहिए ही चाहिए। ये अमेंडमेंट 2017 में किया गया है, ये रहा 2017 में, कि फर्स्ट 12 वीक्स है तो वन आरएमपी, बट अगर मोर देन 12 एंड लेस देन 24 वीक्स है तो 2 आरएमपी का कंसेंट चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, राइट। तो रिस्क टू द प्रेग्नेंट मदर और रिस्क टू द चाइल्ड और रेप और अनप्रोटेक्टेड कॉइटस और कॉन्ट्रासेप्टिव फेलियर, इन सारी कंडीशंस में एमटीपी इज अलाउड लीगली। नाउ एक ऑब्जर्वेशन ये किया गया है कि कई सारी मेजॉरिटी एमटीपीज जो है ये इलीगली परफॉर्म करते हैं, अनक्वालिफाइड क्वैक्स, और ये काफी अनसेफ होती हैं, जानलेवा फेटल होती हैं। इसका मिसयूज भी किया जाता है एमनियोसेंटेसिस के साथ। एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटरमाइन करते हैं, और अगर फीटस फीमेल है तो एमटीपी करवा देते हैं। दिस इज टोटली अगेंस्ट द लॉ, अगेंस्ट द लीगल कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। So, such practices has to be stopped. Strict actions are taken. अब आइए हम नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, दैट इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, जिन्हें एसटीआईज बोलते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आरटीआईज बोलते हैं, या वेनेरियल डिजीज यानी वीडी बोलते हैं। इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया से होती हैं, जैसे निसीरिया गोनोरी, निसीरिया गोनोरी बैक्टीरिया से होती है गोनोरिया। देन ट्रिपोनीमा, ट्रिपोनीमा पैलिडम से होती है सिफिलिस। ये बैक्टीरियल है। आई थिंक मैंने यहाँ पे ट्रिक्स लगाई हैं, ये रही। तो बैक्टीरिया से होती है निसीरिया गोनोरी, ट्रिपोनीमा पैलिडम, क्लमाइडिया ट्रैकोमैटिस, हीमोफिलस ड्यूक्रेराई, ये होती है बैक्टीरिया से। देन तो ये सारे लिखे हुए हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वायरल है एचआईवी जो एड्स करेगी। देन जेनाइटल वॉट्स होते हैं, वॉट्स ह्यूमन पैपिलोमा वायरस से होते हैं। देन हेपेटाइटिस बी जो हेपेटाइटिस बी वायरस से होगा। एंड देन जेनाइटल हर्पीस जो हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस से होता है। और एक प्रोटोजोआ से होती है विच इज ट्राइकोमोनियासिस, जो ट्राइकोमोनास वजाइनालिस नाम के प्रोटोजोआ से होती है। ये सारी हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं एड्स की डिटेल हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में पढ़ते हैं।
अब ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं ये सबसे ज्यादा 15 से 24 इयर्स के एज ग्रुप में होते हैं, और इनके जो कॉमन सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स हैं, वो होता है वहां पर जेनाइटल एरिया में माइल्ड स्वेलिंग होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना, इचिंग होना एंड स्लाइट पेन होना, राइट। कभी कभी ये एसिम्टोमेटिक भी होती हैं। सो स्वेलिंग होना, स्लाइट पेन होना, फ्लूइड डिस्चार्ज होना एंड इचिंग होना, ये माइनर सिम्टम्स है, अर्ली सिम्टम्स है। कभी कभी पेशेंट एसिम्टोमेटिक भी होता है और इसीलिए अनडिटेक्टेड भी रहती है। ऑल STIs except hepatitis B, genital herpes and HIV, they are completely curable except these three. Very very important. इसमें से HIV, हेपेटाइटिस बी जो है ये केवल सेक्सुअली नहीं, सर्जिकल नीडल्स, इंस्ट्रूमेंट्स, इवन मदर टू फीटस यानी प्लेसेंटा के थ्रू, या जो ब्लड है इन्फेक्टेड ब्लड उसके ट्रांसफ्यूजन के थ्रू भी स्प्रेड होती है। नाउ क्योंकि इसके अर्ली सिम्टम्स एब्सेंट हैं या लेस सिग्निफिकेंट हैं और बहुत सारे सोशल स्टिग्मा अटैच्ड हैं, इसीलिए ये अर्ली डिटेक्ट नहीं हो पाते हैं और इसीलिए इसके लेट कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। लेट कॉम्प्लिकेशंस के अंदर सबसे पहले पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, फिर पता पड़ा प्रेगनेंसी नहीं हो, इनफर्टिलिटी, या यूट्रस की जगह एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए, या मिसकैरेज हो जाए, अबॉर्शंस हो जाए, स्टिल बर्थ, बच्चा यूट्रस में ही डेथ हो जाए, या रिप्रोडक्टिव कैंसर्स हो जाए। ये सारे इसके कॉम्प्लिकेशंस, राइट। सो अर्ली डिटेक्शन होना, अर्ली प्रिवेंशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन सब मिथ्स को हमें छोड़ना चाहिए। 15 से 24 इयर्स का एज ग्रुप सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है। अब हम इसे कैसे अवॉइड कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद मल्टीपल एंड अननोन पार्टनर्स, ऑलवेज यूज कॉन्डोम्स बिकॉज दे प्रिवेंट अगेंस्ट STIs, और अगर थोड़ा सा भी डाउट है तो क्वालिफाइड डॉक्टर के पास टाइमली पहुंचिए ताकि उसका डिटेक्शन हो और कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाए। तो दिस इज अबाउट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इनके कॉजेटिव ऑर्गेनिजम्स भी आने चाहिए। ये तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, वर्ल्ड हेल्थ डे और WHO के हेडक्वार्टर्स जो जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। अब हम आते हैं लास्ट टॉपिक पर, दैट इज इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी का मतलब है अगर 2 इयर्स तक भी कोई कपल साथ रह रहा है, सेक्सुअल कोहैबिटेशन है एंड स्टिल नॉट एबल टू अचीव प्रेगनेंसी, दैट इज कॉल्ड इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी फिजिकल रीजन हो सकता है, जन्मजात कंजेनाइटल हो सकता है, कोई ड्रग्स दवाइयां हो सकती है, इम्यूनोलॉजिकल हो सकता है, या मेंटल साइकोलॉजिकल हो सकता है। हमारी कंट्री में अक्सर फीमेल को ब्लेम किया जाता है, बट प्रॉब्लम मेल में भी हो सकती है। 30% मेल फीमेल में होती है, 40% दोनों में ही थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम होता है, राइट। नाउ अब हम आ जाते हैं कि जो टेक्नोलॉजीज यूज करेंगे उन्हें असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज कहेंगे, और जिन हॉस्पिटल्स में करेंगे स्पेशल हेल्थ केयर यूनिट्स, उन्हें इनफर्टिलिटी क्लिनिक्स कहेंगे। ऑफ कोर्स ये काफी स्पेशल प्रिसीजन चाहिए, एक्सपेंसिव है, नॉट अफोर्डेबल टू मेनी पीपल स्टिल इन आवर कंट्री। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी टेक्निक्स पढ़नी है? सबसे पहली कंडीशन, चलिए, तो सबसे पहली कंडीशन मान लीजिए कि फैलोपियन ट्यूब्स ही ब्लॉक्ड है, हमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी कराना है, यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। सिर्फ फर्टिलाइजेशन बाहर होगा, उसके बाद हम एम्ब्रियो को वापस ट्रांसफर करेंगे। यानी फर्स्ट प्रोसेस में मान लेती हूँ IVF, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसे टेस्ट ट्यूब बेबी बोलते हैं, फॉलोड बाय ET। दिस इज द फर्स्ट प्रोसेस, कॉमनली कॉल्ड टेस्ट ट्यूब बेबी। इसमें वाइफ या डोनर फीमेल से ओवा लेंगे, सीमन यानी स्पर्म्स लेंगे हस्बैंड या अगेन डोनर से, और जाइगोट बॉडी के बाहर बनाएंगे लेबोरेटरी के अंदर, बॉडी जैसी कंडीशन में, यानी सिमुलेटेड कंडीशन। अब इसका ET दो तरीके से होगा, इसका ET दो तरीके से होगा। अगर आप अप टू 8 ब्लास्टोमियर स्टेज डालेंगे, तो भाई 8 ब्लास्टोमियर मतलब मोरुला, ये वैसे भी फैलोपियन ट्यूब में होता है, तो आप इसे फैलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे, इनटू फैलोपियन ट्यूब, यानी ये है अर्ली एम्ब्रियो। अर्ली एम्ब्रियो, या तो आप जाइगोट ट्रांसफर करो, हम लोग जनरली जाइगोट नहीं करते हैं, या अर्ली एम्ब्रियो अप टू 8 ब्लास्टोमियर, दिस इज कॉल्ड जाइगोट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर जिफ्ट। लेकिन अगर एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर है, 16 एंड ऑनवर्ड्स, तो वो वैसे भी यूट्रस में आ जाता है, नेचुरली भी हम जानते हैं, तो इसे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर कहेंगे, ये इनटू यूट्रस है। दोनों ही कंडीशन में पहले इन विट्रो बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन आप करवा चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
दोनों ही केस में फर्टिलाइजेशन इज आउटसाइड द बॉडी, सो जिफ्ट एंड IUT। नाउ ये हो गई हमारी फर्स्ट टेक्निक। अब एक और टेक्निक है जिसे गिफ्ट कहते हैं। गिफ्ट का मतलब है गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। अगर कोई ऐसी लेडी है जिसमें फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है, यूट्रस हेल्दी है, यानी फर्टिलाइजेशन फर्दर डेवलपमेंट बॉडी में हो सकता है, बट शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा, शी इज नॉट एबल टू प्रोड्यूस ओवा, तो हम एक डोनर से ओवा फीमेल गैमीट लेकर और उसके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर करते हैं। दिस इज कॉल्ड गिफ्ट। यानी इसके अंदर फर्टिलाइजेशन जो है वो इनसाइड द बॉडी ऑफ द लेडी है, इनसाइड द बॉडी। इन विवो फर्टिलाइजेशन है, इन विट्रो नहीं है, यहां ध्यान रखना। फर्टिलाइजेशन विल बी इनसाइड। चलिए, तो ये हो गई हमारी नेक्स्ट टेक्निक। नाउ थर्ड टेक्निक है इक्सी। इक्सी बेटा IVF की ही तरह है, यहां पर भी बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन है, पर यहां पर खुद स्पर्म को ओवम के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर घुसाएंगे। इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द ओवम। ऑफ कोर्स इक्सी के बाद में आपको या तो जिफ्ट करना पड़ेगा या तो IUT करना पड़ेगा। इसमें भी बॉडी के बाहर यानी इन विट्रो फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो IVF हो या इक्सी हो, दोनों में ही ET होगा, यानी जिफ्ट या IUT। गिफ्ट में बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। यहाँ पे केवल सीमन जो है वो आप ट्रांसफर करेंगे इनटू द वेजाइना और द यूट्रस ऑफ द फीमेल। व्हाई? क्योंकि मेल पार्टनर इज नॉट एबल टू इंसेमिनेट या वेरी लो स्पर्म काउंट है, इजैक्यूलेशन। तो यहां पर sperms are either collected from husband or donor and artificially introduced into the vagina। यानी बेटा इसके अंदर भी फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा, इनसाइड बॉडी फर्टिलाइजेशन है। तो गिफ्ट के अंदर और AI के अंदर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन है, IVF इक्सी के अंदर बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। अगर आपने सीमन यूट्रस में ट्रांसफर किया है तो उसे IUI बोलते हैं, इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन। ध्यान रखना, IUI मतलब सीमन इनटू द यूट्रस, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा, और IUT मतलब एम्ब्रियो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर इनटू यूट्रस, उसमें फर्टिलाइजेशन आउटसाइड द बॉडी। ये टेक्निक्स में एक्सट्रीमली हाई प्रिसीजन हैंडलिंग चाहिए, स्पेशलाइज प्रोफेशनल चाहिए, एक्सपेंसिव इंस्ट्रूमेंटेशन चाहिए, इसीलिए आज भी फ्यू सेंटर्स पर अवेलेबल है और इसीलिए अफोर्डेबल टू ओनली लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल है। नाउ इमोशनल, रिलीजियस और सोशल फैक्टर्स हैं जिसके कारण से अडॉप्शन पे आज भी बहुत सारे लोग नहीं जाते हैं, वरना हमारा लॉ लीगल अडॉप्शन परमिट करता है और इसे वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स माना जाता है फॉर कपल्स लुकिंग फॉर पेरेंटहुड, जो माता पिता बनना चाहते हैं, राइट। सो विद दिस माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे नादान परिंदों, हमने कंप्लीट रिप्रोडक्टिव हेल्थ की पूरी समराइज्ड लेक्चर कर लिया। आपको बहुत हेल्प करेगा ये मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करने में। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मैं देख पा रही हूं कि ये लेक्चर हमारा 33 मिनट्स का है, नियरली 34 मिनट्स का। आप इसे 1.5 की स्पीड पर सुनेंगे, 20 मिनट में पूरा चैप्टर रिवाइज, एक एक वर्ड, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट NCERT का हमने कवर करा है। तो आई होप ये सब कुछ आपको हेल्प करेगा, आप इसका यूज लेंगे, बार बार आपको बेनिफिट होगा। All my love and all my blessings to all my Nadhan Parindo. Thank you. God bless you. Love you all. Take care.